ये रहा। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में, और लिख भी दिया है देखो। So -1, 0 and -4, 2. ओके, चेक करते हैं, बाकी बच्चे भी ट्राई करो बेटा, सभी बच्चे आंसर निकालो। ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा कि ए और बी दो फिक्स पॉइंट्स हैं और उन लाइन सेगमेंट के यस बीच सर। में पी और क्यू है। तो ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो देखो पी और क्यू 2 पॉइंट्स होंगे, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ए पी बाई पी बी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब पी का कोऑर्डिनेट तुम्हें निकालना है। एक सेकंड के लिए तुम इसको भूल जाओ, इस क्यू को ना एक सेकंड के लिए हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं, डिलीट कर दिया। अब सॉरी, ये 1:2 के रेशियो में दिया हुआ है, एपी बाई पीबी 1:2 के रेशियो में है, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यही तुम्हारा एम और एन है। ठीक है, याद करो फार्मूला क्या था, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, ये था x कोऑर्डिनेट, और my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। मतलब तरीका क्या था करने का, याद करते हैं एक बार। तो ये 2 का पहले इस 2 से मतलब x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा 4। फिर इस 1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा 7 से, -7 से, तो क्या आ जाएगा -7 अपॉन में इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 + 2 3 आ जाएगा, कॉमा। फिर इस 2 का किया जाएगा मल्टीप्लीकेशन इस -2 से, मतलब 2 का ऑब्वियसली -2 से होगा तो -4 आ जाएगा। फिर इस 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा किसके साथ, 4 के साथ, तो कितना आ जाएगा 4। 1 × 4 4 ही होता है, अपॉन में 2 + 1 + 2, ये 2 और ये 1 दोनों को जोड़ देते हैं। सो आंसर हमारा आ चुका है -1, 0, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, ये किसका कोऑर्डिनेट आ गया, पी का कोऑर्डिनेट आ गया। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, यस सर। यस हाँ, सर। तो यही पी का कोऑर्डिनेट यही है। नाउ क्यू इज मिड पॉइंट, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पीबी। अब क्यू की बात करें तो आपके मन में आ रहा होगा कि अच्छा फिर ए क्यू बाई क्यू भी तो 2:1 होगा, लेकिन ये भी तो सोचो मिड क्यू पॉइंट कर लेंगे सर क्यू को। क्यू मिड पॉइंट है पीबी का, तो उसको निकालने का तरीका और भी सिंपल हो गया, मतलब क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना तो और भी आसान हो गया। जब हमने पी कह दिया कि -1, सर 0 x1 है, + x2/2 वाला। यस, x1 x2 अपॉन में 2, 0 + 4/2, एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड, वाई कोऑर्डिनेट को डिवाइड करके 2 से डिवाइड। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा -4 और 2, -4, 2। तो यही पॉइंट ऑफ इंटर ट्राइसेक्शन है, ये एक पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट हो गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर एक मिनट सर, स्लाइड थोड़ा ऊपर करना। यस सर, स्लाइड थोड़ा। सर यहाँ पे जो हमें 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है पहले, और पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सर यहाँ पे जो 2 है उसको -7 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे सर, x2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना पहले तो। नहीं नहीं, 2 को -2 2 को हमने 2 से किया है, 1 को -7 से करेंगे। सर लेकिन हम तो हमेशा k को जो है x। देखो इधर देखो, इधर देखो, ये मान लो x1 और x2 है, ठीक है, और सॉरी x1 y1 है और ये x2 y2 है। अगर मान लो कि ये तुम्हारा m/n है, तो क्रॉस वाला मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब n का x2, n किसके क्लोज है, पास किसके है, n किसके पास दिख रहा है तुम्हें, x2 के पास दिख रहा है ना, यस सर। तो n का x2 से नहीं होगा, n का x1 से होगा। ठीक है, और ऐसे ही n का y1 से भी होगा मल्टीप्लीकेशन, लेकिन m किसके पास दिख रहा है, m तो x1 के क्लोज है, देख सकते हो, तो इसका m का x1 से नहीं होगा, y1 से नहीं होगा, m का मल्टीप्लीकेशन x2 से होगा और m का मल्टीप्लीकेशन y2 से होगा। बात समझ में आई। और
और सर वो जो हमें के वाला दे रखा था वो उसमें सेटिस्फाई हो रखा है। बिल्कुल, के वाला भी वही है, के कोई अलग थोड़ी है, उसमें के इज टू वन की बजाय, मतलब सॉरी, एम इज टू एन की जगह पे के इज टू वन दे दिया है, मतलब एम की जगह पे के दे दिया है, एन की जगह वन दे दिया है। प्रोसेस तो वही लगेगा जो इसमें लगा हुआ है, ठीक है। ये वन का मल्टीप्लीकेशन होगा x1 के साथ, वन का मल्टीप्लीकेशन होगा y के साथ, ठीक है। और x2 y2 का मल्टीप्लीकेशन होगा इसके साथ, और इसके के के साथ होगा। बस यही तरीका याद रखना है। ओके सर। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया बच्चों। कोई कंफ्यूजन किसी को? सर बोलो No, sir. बोलो। सर इन क्वेश्चन में से थोड़ा टाइम लग जाता है। टाइम लगेगा ही, प्रैक्टिस करोगे तब तो होगा ना, प्रैक्टिस करोगे तब होगा। अभी आसानी से, इतनी आसानी से नहीं होगा। ये प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप इसके ऊपर 10-15 क्वेश्चंस कम से कम करोगे ना, कम से कम 15 क्वेश्चंस, तब जाके आपको ये फार्मूला याद होगा। और फिर देखो, लर्निंग जो है ना, मैं बार बार कहता हूँ, बच्चे मेरे से एग्री नहीं करते हैं इस बात पे कि लर्निंग जो है ना बड़ा ही डेलिकेट प्रोसेस है, उसमें आपको टाइम देना पड़ता है, धीरे धीरे करके चीजें सीखते हैं। हाँ, कुछ ऐसा होता है, कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन उसकी कंडीशनिंग इस तरीके से हो रखी होती है कि जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चों को, 99% बच्चों को जो है, बल्कि 99.5% इंसान को किसी भी स्किल को सीखने में टाइम लगता है। वो प्रैक्टिस से आएगी। अब जो बच्चा भी घर पे प्रैक्टिस करके नहीं आया होगा, मतलब यहाँ पर क्लास अटेंड करने के बाद जाके घर पे आराम से स्कूल का भी क्लास अटेंड कर लिया होगा और खुद से नहीं पढ़ाई कर रहा होगा, उसको कम समझ में आता होगा। Sir, P is equal to 7. ओके, कुछ बच्चे इसमें आई थिंक ऐसे सोच रहे होंगे। सर P7 है। ओके, देखते हैं। सर P5 से होगा ना इसमें। हाँ, ये हो गया, ठीक है। D की वैल्यू 7 है। हाँ देखो, अब कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि p की वैल्यू निकालनी है तो ये डिस्टेंस को इस डिस्टेंस के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला से अगर हम AD को अगर BC के इक्वल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कैसे आंसर आएगा बेटा? AD अगर BC के इक्वल है तो AD स्क्वायर BC स्क्वायर के इक्वल होगा। और AD की लेंथ तो आप जानते हो कैसे निकलता है, P-6 का स्क्वायर और 3-1 का स्क्वायर। और BC स्क्वायर कैसे निकलेगा बेटा? 8-9 का स्क्वायर प्लस 2-4 का स्क्वायर। मतलब 8-9 लूँ चाहे 9-8 लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे स्क्वायर होकर के तो प्लस ही हो जाएगा। और ये आपके पास आ गया P-6 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा बेटा 4 इज इक्वल टू, ये 1 होगा और ये हो जाएगा 4, कैंसिल हो गया। तो P-6 का स्क्वायर 1 हो गया, P-6 का स्क्वायर 1 हो गया, तो दोनों साइड में प्लस माइनस, P-6 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आप कह सकते हो +-1। हाँ, क्या कह रहे हो? 5 भी तो आएगा। 5 भी आएगा? यस सर, -1 भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, खतरनाक बात क्या होगी कि वो पैरेललोग्राम बन नहीं पाएगा, प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो, एक बार तो तुम 6 को इधर ले जाओगे तो CD और AB का देखना पड़ेगा। हाँ, क्या कह रहे हो? सर लेकिन यहाँ पे तो सर 7 और 5 दोनों हाँ, आ तो रहे हैं 7, ना 5 आंसर। दोनों आ रहा है। 7 और 5 यहाँ पर दोनों आ रहा है। क्यों आ रहा है दोनों? क्योंकि हमने यहाँ पर CD करके देखना पड़ेगा। ये, हाँ, फिर हमें ये यहाँ पर P की वैल्यू 5 रखेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या उससे DC और AB भी इक्वल हो रहे हैं, ये चेक करना पड़ेगा। मतलब P की वैल्यू मान लो मैंने 5,3 रख दिया, तो DC की लेंथ कितनी हो जाएगी इस केस में? DC की लेंथ कितनी हो जाएगी, याद करो, सॉरी, देखो कैसे होगा। 5-9 कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर होता है 16, और 3-4 1 आ जाएगा, √17 आ जाएगा। और AB की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 2 4 और ये 1, तो √5 हो गया। तो नहीं हुआ ना, बराबर नहीं आ रहा है, तो पैरेललोग्राम नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये आंसर सही नहीं है, ठीक है। मतलब 5 जो है सही नहीं है, लेकिन 7 रख के देखोगे तो वो बिल्कुल होगा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया है,
ठीक है, स्क्वायर करने की वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा वैल्यूज जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एक को इग्नोर करना पड़ेगा। और वैसे भी ये तरीका फुल प्रूफ तरीका नहीं है, इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए। तरीका, अच्छा तरीका क्या है पता है, इसका अच्छा तरीका ये है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि डायगोनल्स उसके बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स उसके बाइसेक्ट करते हैं। तो ये अच्छा तरीका नहीं है जो अभी हमने डिस्कस किया है, इससे आंसर भले ही आ गया है 7 और 5 होगा, बट क्योंकि 5 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसलिए 7 आंसर होगा। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा तरीका ये है कि इसमें आपको देखो कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। दैट इज ओ जो है, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ, ओ इज सेकेंड मेथड है बेटा ये, अच्छा मेथड 2, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ AC एंड BD, दोनों का मिड पॉइंट है ना। तो O जो है वो दोनों का मिड पॉइंट है। तो पहले तो AC का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो AC का मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 6 + 9/2, 1 + 4/2। और यही पॉइंट जो है इक्वल होना चाहिए किसके, 8 + P/2 और 2 + 3/2। आई बात समझ में सबको? भाई मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट, दोनों मिड पॉइंट सेम ही है, मतलब O जो निकलेगा, O जो है वो DB का भी मिड पॉइंट है, लेकिन DB का मिड पॉइंट तो ये है 8 + P/2, 3 + 2/2। और ऐसे ही AC का भी मिड पॉइंट यही है, वही है, तो AC का मिड पॉइंट तो ये है, तो ये दोनों पॉइंट बराबर होंगे। दैट मीन्स दोनों ऑर्डर्ड पेयर बराबर होंगे, दोनों ऑर्डर्ड पेयर बराबर होंगे। तो आप यहां से कह सकते हो क्लियरली कि 6 + 9 15/2 जो है वो इक्वल होना चाहिए 8 + P/2 के, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर P + 8 15 के इक्वल होगा, तो P की वैल्यू 15 - 8 जो कि 7 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया, P = 7 आएगा। इस तरीके से बात समझ में आई सबको? ठीक है। यस सर। और जैसे ही 2 आंसर यहाँ पर आया है, Yes, तो sir. आपके दिमाग में ऐसे भी आना चाहिए, जैसे ही 2 आंसर आया हुआ है, तुम जरा कॉमन सेंस लगाओ कि तुमने 3 पॉइंट को कर दिया है फिक्स, ठीक है, और तुम्हें बनाना है एक पैरेललोग्राम। समझ में आई बात? तो तुम सोचो कि तुम्हारे पास क्या, अब तुम 2 पॉइंट ऐसे ले सकते हो ताकि ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। एक तो लेंगे तो चलो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक मैं दूसरा इसकी जगह पे ना लेकर के, इसकी जगह पे ना लेकर के मैं पॉइंट कहाँ ले सकता हूँ, कहाँ ले सकता हूँ बेटा, ताकि पैरेललोग्राम बन जाए? कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ लूंगा तो बनेगा क्या, यहाँ लूंगा तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। 3 पॉइंट फिक्स कर रखा है, तो इसीलिए 2 आंसर तो पॉसिबल थे ही नहीं, तो एक ही आंसर आएगा। आया समझ में सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. एक क्वेश्चन करते हैं आसान सा, जल्दी जल्दी इसका आंसर निकालेंगे सभी बच्चे। फार्मूला याद है सबको, mx2 nx1? यस सर। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। फार्मूला ये था, Sir, 1,3. ओके। और किसी बच्चे का आंसर है? सर 1,3 सर 1,3. ओके Yes, sir, 1,3. Yes, sir. 1,3. ओके। यस सर 1,3। ठीक है, वेरी गुड। Yes, sir. 1,3. हाँ, ये देखो, ये मान लेते हैं ये पॉइंट है -1,7 और दूसरा पॉइंट है 4, और इसके बीच में कहीं पर है जो 2:3 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो कैसे करते हैं, याद करो फार्मूला कैसे करते हैं, 2 को दूर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 वाले से। अपॉन में क्या होगा, 2 + 3 5 होता है। ऐसे ही कॉमा आएगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो -6 हो जाएगा, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो +21 होगा, अपॉन में 5, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5/5 जो कि 1 होता है, और ये आ जाएगा आपका 15/5 जो कि 3 हो जाएगा, तो 1,3 आ गया। ठीक है, तो 1,3 वो पॉइंट है जो कि इन दोनों पॉइंट्स से जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको डिवाइड करेगा। तो ऑब्वियसली वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर ही लाई करेगा, 1,3 इस लाइन सेगमेंट के ऊपर ही लाई करेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
डिलीट कर दूं बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अभी भी किया था हम लोगों ने, वैसा ही है, जल्दी जल्दी करते हैं इसको। ट्राई सेक्शन है ये। सर पहला तो 2, -5/3 है। ओके, सर दूसरा 0, सर -7। दूसरा 0, -7/3 है। ठीक है। टू कॉमा -5/3। हाँ, अब देखो टी, यहाँ पर रेशियो की बात करें अगर, तो ये 1:2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा, ये 1:2 हो जाएगा। तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे बच्चों वो क्या होंगे, देखो ध्यान से देखो, पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x वाले से, मतलब ये 1 को दूर वाले से, -2 से, तो -2 हो जाएगा। फिर ये 2 को करेंगे इसके दूर वाले से, x वाले से, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, अपॉन में 1 + 2 3 होता है, कॉमा, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे दूर वाले y कोऑर्डिनेट से, तो -3, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दूर वाले y कोऑर्डिनेट से, तो -2 आ जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, तो ये आ जाएगा आपका 2, -5/3, ये आ गया p का कोऑर्डिनेट। नाउ q इज मिड पॉइंट, q इज मिड पॉइंट ऑफ pb, देयरफॉर जो q के कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि p तो हमने निकाल लिया है, 2, -5/3 है, तो जो q है वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के फार्मूले से निकालेंगे इसको, दैट मीन्स 2 - 2/2 x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट को ऐड करके और 2 से डिवाइड किया जाता है, तो ऐड करेंगे मतलब वो तो -2 पहले से ही -2 है, तो ऐड करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और ऐसे ही बच्चों -5/3 और -3 अपॉन में 2, अब इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 0, -7/3। इसको सॉल्व करेंगे तो -7/3 हो जाएगा। सो q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, -7/3 और p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2, -5/3। समझ में आया? ये 1:2 के रेशियो में है, तो इसीलिए फार्मूला लगा के कर देंगे इसको सॉल्व। तो यही हम कह सकते हैं, यहाँ से हम फाइनल स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं, 2, -5/3, 2, -5/3 एंड 0, -7/3 ट्राइसेक्ट पॉइंट्स AB. 4, -1, हाँ ये 4, -1 एंड -2, 3, 2, -2, -3, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना था। सीबीएसई में ये लास्ट लाइन भी लिखना जरूरी होता है, 2 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, तो आपको ये लिखना जरूरी पड़ेगा। कंक्लूडिंग रिमार्क जो होता है, कंक्लूजन जो होता है वो लिखना जरूरी होता है, ठीक है। वो इम्प्रेसिव होता है, एग्जामिनर जो है उससे खुश हो जाता है देख करके, आपने अगर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है और उसके साथ साथ ये जो है ना टॉप चेरी जिसको कहते हैं आइसक्रीम के ऊपर, तो वो वाली बात हो जाती है, तो उससे अच्छा लगता है देखने में। डिलीट कर दो इसको बेटा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में रेशियो ही पूछा गया है, मतलब m/n की वैल्यू पूछी गई है आपसे। सर 2:7। इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला है, तुमने किया नहीं है, तुम कहीं से या तो कर रखा है या आंसर देख के बता रहे हो। उसे सॉल्व करा था कॉपी में। करा था, हाँ किया होगा, तब आंसर बताने का भी कोई सेंस नहीं बनता है अगर पहले से ही किया हुआ है तो। पहले से किया हुआ है, अच्छी बात है, वेरी गुड।
सर 2:7. सर 2:7. फाइंड द रेशियो इन इज द लाइन सेगमेंट। जब भी रेशियो फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो अच्छा तरीका ये होता है कि आप k:1 ले लिया करो उसको। जैसे -3, 10 है, आपको ये पता है, और ये 6, -8 है, और इसको कहीं पर ये कोई पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है -1, 6, तो k:1 ले लेते हैं। लेट -1, 6 divides given points in the ratio k:1, ठीक है। सर M1 M2 लेने में भी खैर उतना ही वो है, पेपर वर्क। हाँ ठीक है। देन देखो ध्यान से देखना बेटा, -1, 6 जो है ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो। हम p के कोऑर्डिनेट्स निकालने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला से, और लेकिन p के कोऑर्डिनेट जो है वो तो ऑलरेडी गिवन है, तो जो सेक्शन फार्मूला से अभी हम जो पॉइंट निकालेंगे फार्मूले के हेल्प से, वो -1, 6 के इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कैसे निकलेगा बेटा, k को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 के साथ, है ना। दूर वाला x कोऑर्डिनेट है तो क्या हो जाएगा 6k, फिर 1 का दूर वाला x कोऑर्डिनेट क्या है -1, तो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आ जाएगा, अपॉन में k+1 आ जाएगा, कॉमा k को दूर वाले y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8k हो जाएगा, +1 को 10 से करेंगे, अपॉन में k+1 आ गया। अब बराबर करना है यहाँ पर, तो आपके पास चॉइस है, या तो आप इसको सीधा सीधा इसके इक्वल लेकर के बराबर कर लो, k की वैल्यू निकाल लो, या नहीं तो 6 को बराबर कर दो y कोऑर्डिनेट से। आपके पास चॉइस है, ठीक है। आंसर दोनों केसेस में सेम ही आएगा, और नहीं आएगा इसका मतलब गलत हो रहा है कुछ, ठीक है। तो 6k - 3 अपॉन में k+1 इज इक्वल टू -1, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6k - 3 इज इक्वल टू -k - 1, और फिर 7k इज इक्वल टू हो जाएगा 2, और k की वैल्यू आ जाएगी 2/7, ठीक है। यही आपका आंसर है। हेंस रेशियो इज 2:7, यही आंसर है बेटा। यही बात समझ में सबको। जब रेशियो फाइंड करने के लिए कहे तो k:1 ले लेना चाहिए, नहीं तो आपकी मर्जी है, आप m:n लेना चाहते हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा। यस Yes, सर. sir. Yes, sir. हाँ, तो नोट अगर करना चाहते हो आप लोग तो नोट रिकॉर्डेड वीडियो भी देख करके नोट कर सकते हो चाहो तो, नहीं तो कोई जरूरत वैसे है। नहीं सर, आप डिलीट कर सकते हैं वो। सर अब एरिया शुरू करते हैं। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सर कोऑर्डिनेट्स -3/2, 0 है और रेशियो 1:2 है. रेशियो 1:1 है। रेशियो 1 आ गया। रेशियो 1:1 आ गया। यस सर। यस सर। सर एग्जैक्टली हाफ पे डिवाइड। ओके, 1, -5 कहाँ होगा, यहाँ पर कहीं पर होगा 1, -5। थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं, ठीक है। और -4, 5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा कहीं पर, -4, 5, -4, 5, और इन दोनों को ज्वाइन करके जो ये है, कह रहा है एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मान लो चलो x, 0 है वो पॉइंट, ठीक है। लेट -4, 5 है नहीं है। लेट लाइन सेगमेंट AB intersect x-axis at P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, 0, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पहले ये निकाल लेते हैं, सॉरी रेशियो पहले ले लो, लेट रेशियो बी k:1, लेट रेशियो बी k:1,
ठीक है। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ये k/1 अगर आप लेते हो, k किधर भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, k आप ऊपर भी चाहे नीचे कहीं पर भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। लेकिन जब k यहाँ लोगे तो आपको -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूर वाले x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना होता है, ध्यान रहे इस बात का। कॉमा सॉरी, ये आ गया p का कोऑर्डिनेट एज y कोऑर्डिनेट ऑफ p इज 0, तो इसीलिए 5k - 5 अपॉन में k + 1 को 0 के इक्वेट कर देंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5k - 5 0 हो जाएगा और फिर 5k की वैल्यू 5 हो जाएगी तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, देयरफॉर रेशियो इज 1:1, या ये भी कह सकते हैं कि p इज मिड पॉइंट ऑफ -4,5 एंड 1,5, ये भी चाहो तो लिख सकते हो। कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन भी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन भी फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये गलती से मत भूल जाना बच्चों, अगर 2 नंबर में आता है ये CBSE में, तो आप गलती से अगर भूल जाओगे ये करना तो 1 नंबर ही मिलेगा। रेशियो तो आपने निकाल दिया, k की वैल्यू 1 निकाल दी, अब k की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट भी तो करो इसमें, यहाँ पर। ठीक है, और फिर कोऑर्डिनेट्स भी तो निकालने हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा बेटा, बताओ क्या आएगा? -3/2, यस सर, -3/2, 0। -3/2, 0। हाँ, दोनों चीजें निकालनी थी, रेशियो भी निकालना था और कभी कभी जल्दबाजी में हम लोग कोऑर्डिनेट पूछा गया है, कोऑर्डिनेट भी निकालना था, वो भूल जाते हैं हम लोग जल्दी में। यस सर। ध्यान रखना है इस चीज का। ओके बच्चों, तो यही आंसर है इसका। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। x = 6, y = 3। ओके, सर x = 6, y = 3। मिड पॉइंट थ्योरम से करेंगे। ठीक है, इसको सॉरी मिड पॉइंट फार्मूला से करेंगे इसको। आपको पता ही है कि पैरेललोग्राम दिया हुआ है इसमें। जैसे उसके डायगोनल्स पहले क्या करेंगे? ABCD, ये मान लो कि ये पॉइंट्स हैं 1,2, एक कोऑर्डिनेट्स हैं 4,y और x,6 और तीसरा चौथा पॉइंट है 3,5। सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स ऑफ a parallelogram bisect each other, तो मिड पॉइंट जो AC का होगा AC का जो मिड पॉइंट होगा और BD का जो मिड पॉइंट होगा वो सेम पॉइंट प्रेजेंट करेगा। हाँ, देयरफॉर ये हम कह सकते हैं कि जो O जो है वो दोनों का मिड पॉइंट है, AC का भी और DB का भी। फार्मूले से अगर हम निकालेंगे तो अलग अलग निकलेगा। ठीक है, फार्मूले से अगर हम निकालेंगे तो अलग अलग निकलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप AC का मिड पॉइंट अगर निकालते हो तो x + 1/2, 6 + 2/2 आ जाएगा। और ऐसे ही अगर आप BD का मिड पॉइंट फार्मूले से निकालोगे तो 4 + 3/2, 5 + y/2 निकलेगा। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ। तो आप जानते ही हो क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 7 - 1 6 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 5 + y/2 की वैल्यू 8/2 के इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। यही आपका आंसर है। किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें तो बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख के, चाहे वैसे बता सकते हो। किसी को कोई डाउट है बेटा? सर बोलो। हाँ बोलो। जैसे अभी एक ऐसी क्वेश्चन आया था, हमने जो है AD² = BC² लिया था, तो उससे नहीं निकलेगा? नहीं, इससे नहीं निकलेगा। उस टाइम में मैंने आपको बताया भी था ना कि ये अच्छा तरीका नहीं है।
ठीक है, उससे उससे कॉम्प्लिकेशन आती है उसमें। एक तो सबसे पहली बात थी 2 आंसर आ गए थे, ठीक है, और इस केस में तो 2 आंसर को छोड़ो, इस केस में तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि तुम गिव अप कर दोगे, ठीक है। 4 पेज में सॉल्व होगा वो, 4 नहीं 2 पेज में सॉल्व होगा वो। तो इसके लिए तरीका वही है, यही तरीका परफेक्ट है, मिड पॉइंट का फार्मूला, ठीक है। ये सर मेरा गलत भी आ रहा था लास्ट वाले क्वेश्चन में उस वाले तरीके से। समझ में आया बेटा? इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट ही यूज Yes, करेंगे, sir. डिस्टेंस फार्मूला यूज करके नहीं करना है इसको। और इसीलिए इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एक बार, उसमें आईआईटी में आया हुआ है क्वेश्चन, इसी यही चीज, जब लोगों को ये पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, तो फिर एनसीईआरटी 10th क्लास के बच्चों को दे दिया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करो। Sir, 3 comma minus 10. ओके, Yes, sir. 3 comma minus 10 आ रहा है। ये थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया क्वेश्चन को, लेकिन कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है ये। कि एक सर्कल है, इस सर्कल में लिखा हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी इफ ए बी इज डायामीटर। तो डायामीटर है तो आपको पता ही है सेंटर होगा यहाँ पर कहीं पर। ए के कोऑर्डिनेट्स है 2 कॉमा माइनस 3 2 है, और बी के कोऑर्डिनेट्स है 1 कॉमा 4। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 2 सर एक का निकालना है, सेंटर का दे रखा है 2 comma minus 3. यस 2 कॉमा माइनस 3 सेंटर दे रखा है, और एक पॉइंट दे रखा है 1 कॉमा 4। तो इसका दूसरा एंड निकालना है डायामीटर। -3, तो अब ये कह ही सकते हैं यहाँ से 2 कॉमा माइनस 3 इज मिड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायामीटर। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1/2 की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। x प्लस 1, ये मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x प्लस 1, ठीक है। x प्लस 1/2 2 के इक्वल हो वैल्यू 3 और y की वैल्यू -10। यस, x की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर ऐसे ही मिड पॉइंट फार्मूले से y प्लस 4, तो y प्लस 4/2 की जो वैल्यू होगी बेटा ये -3 के इक्वल हो जाएगी। तो y प्लस 4 जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 2 जा 6 -6 हो जाएगा, और फिर y की वैल्यू -10 हो जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू -10, x की वैल्यू 3। तो कह सकते हैं यहाँ से कि ठीक है, वन एंड ऑफ डायामीटर इज 3 कॉमा -10, यही निकालना था। समझ में आई बात सबको? यस सर। यस सर। वेरी, हाँ वेरी गुड। एक मिनट, एक क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। देखो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये और आसान है। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना और आसान है। 2 पॉइंट्स को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके बाकी चारों कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जब 2 पॉइंट दिए हुए हैं बेटा, ए दिया हुआ है, मिड पॉइंट ही लगा देंगे। यस बिल्कुल सही बात। बी पॉइंट है बेटा, क्या दिया हुआ है 2,8। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 3 लाइंस ड्रॉ करनी, 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो 1 2 और 3 ले लिया, ठीक है। ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, हालांकि इक्वल नहीं लग रहा है बट चलो मान लो इसको। तो पी क्यू आर ले लिया हमने, 3 पॉइंट्स लेंगे तो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा लाइन सेगमेंट ए बी। नेट पी क्यू आर डिवाइड ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। Q इज मिड पॉइंट ऑफ, यस बिल्कुल सही तुम लोगों ने पिक किया, Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है साफ साफ, Q बिल्कुल बीच में होगा ए बी के, ठीक है। तो मिड पॉइंट के फार्मूला से तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्यों निकाल सकते हैं हम, बातों 5। यस कैसे भाई, -2 और +2 ऐड करेंगे 0 0/2 0 होता है। फिर 2 + 8 2 + 8 कितना होता है 10 10/2 कितना होगा 5 हो गया, Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सिमिलरली P इज मिड पॉइंट ऑफ, आई होप समझ गए होंगे सभी बच्चे। P इज मिड पॉइंट, वेरी गुड, 0,5। तो ऐसे ही क्या करेंगे बेटा, तो जो P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या कैसे निकल के आएगा, देखो -2 + 0 तो -1, और 2 + 5 मतलब 7/2 आ जाएगा। 7/2 यस, और R भी ऐसे ही निकल के आ जाएगा। R इन दोनों का मिड पॉइंट है। यस वेरी गुड। तो R की जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएगा 1,13/2,
ठीक है, सिमिलरली लिख सकते हो वर्ड यहाँ पर, सिमिलरली। तो ये तीनों पॉइंट्स निकल के आ गए। देयरफॉर 0,5 -1,7/2 एंड 1,13/2 आर द पॉइंट्स व्हिच विल डिवाइड ए बी। ट्राइसेक्शन वाले तरीके से भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल, 1:3 के रेशियो में भी कर सकते हैं, 1:3। ये इसको AP/PB को 1:3 ले लेंगे, उससे भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये लो, हिंट भी दे रखा है। $24 यूनिट स्क्वायर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है पता है? टेकन इन ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि अगर तुम इस तरीके से लाइन साइक्लिक ऑर्डर में लोगे, एक तरीके से ऐसे ना, अपनी मर्जी से रैंडमली कुछ भी नहीं लोगे। 4,5, ठीक है, और फिर ऑब्वियसली -1,4। तो इससे क्या होगा कि ये इस ऑर्डर में लेंगे ना, तो डायगोनल की लेंथ जो है, डायगोनल की लेंथ ये ABCD जो है ना, यहाँ पर ABCD, तो AC की लेंथ निकाली जा सकती है। वो डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे तो 16 हो जाएगा, +16, तो कितना आ जाएगा भाई? 4√2। और ऐसे ही BD की लेंथ निकालेंगे तो BD की लेंथ डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे तो 36 और +36, हाँ 6√2 90 डिग्री एंगल पे बने, ठीक है। एरिया हाफ D1 D2 होता है, तो 4√2 × 6√2। वेरी गुड। तो √2 से √2 2 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, तो 24 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, 24 यूनिट स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। आई बात समझ में सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग इसका फाइनल टॉपिक करते हैं। 2 टॉपिक कवर हो चुके हैं इस चैप्टर के। अब तीसरा और लास्ट टॉपिक है, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है सबको पता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो करने जा रहे हैं वो ये है कि आपको अगर तीनों वर्टाइसेस दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तब आप एरिया कैसे निकालोगे वो समझना है हमें। x1 y1 x2 y2 x3 y3 के टर्म में जो आंसर आएगा ना, वैसे तो फार्मूला पता ही है बेस और हाइट, लेकिन इसमें तो बेस और हाइट निकालना डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं क्या? थोड़ा टफ हो जाएगा निकालना। तो हम लोग क्यों निकाले भाई, बेस निकालें फिर इसके ऊपर हाइट। बेस निकाल भी लेंगे तो हाइट कैसे निकलेगा, ये लेंथ कैसे निकलेगा, ठीक है, ये टफ हो जाएगा निकालना। मान लो BC बेस तुमने डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लिया, तो ये हाइट कैसे निकलेगा, तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसीलिए देखो सिंपल तरीका दिया हुआ है इसमें कि ध्यान से देखो फिगर को, पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया हुआ है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन पता है कि a, b एक ऑर्डर पेयर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि a जो है वो y एक्सिस से डिस्टेंस होता है, b जो है वो x एक्सिस से डिस्टेंस होता है। इतना सफिशिएंट है पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए। इसके साथ साथ आपको सिमिलर ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सारी चीजें जो बेसिक ज्योमेट्री में होती है वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्या होता है सिमिलर ट्राइंगल, क्या होता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये सारी बातें। तो अब डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बेटा ध्यान से आप इस फिगर को देखो तो आपको समझ में आएगा कि जो ये फिगर, इस फिगर को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो आपको विजुअलाइज कर पाओगे इसके अंदर कि ये जो फिगर है, ये फिगर जो है इसमें देखो ये BQPA एक ट्रेपीजियम बन रहा है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है दोनों इसके, ठीक है। ऐसे ही APRC भी एक ट्रेपीजियम है, और ऐसे ही BQRC भी एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। कई सारे बच्चे जानते होंगे इस बात को। ट्रेपीजियम दिख रहा है बेटा, ये 3 ट्रेपीजियम्स दिख रहे होंगे आपको, आई थिंक, ठीक है। Yes, sir. ये तीनों ट्रेपीजियम जो है, यस सर। उसके बीच में ये ट्राइंगल जो है ना वो कहीं पर अटका हुआ है, ठीक है, इन 3 ट्रेपीजियम्स के बीच में। मतलब ये हम ऐसे सोचें कि मान लो इसके एरिया को मैं कहता हूँ, ये जो ग्रीन कलर वाला जो है ना, ये अभी जो कलर किया मैंने, इस एरिया को मान लो मैं कहता हूँ A1,
ठीक है। और दूसरे वाले एरिया को मैं कहता हूँ A2, ये वाला एरिया कहता हूँ मैं A2, ठीक है। इस एरिया को मैं कहता हूँ A2, और उसमें से मैं क्या करूंगा, उसमें से मैं ये ग्रीन वाला एरिया जो है, ये दूसरा ग्रीन वाला ये इसको मैं A3 बोलता हूँ, माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये वाला बचेगा ना, ट्राइंगल। बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। यस। तो बेसिकली करना क्या है हमें, हमें करना क्या है इसमें कि ये तीनों ट्रेपीजियम के एरिया को निकाल करके, और ये BQPA का एरिया और APRC के एरिया को ऐड करके, और उसमें से BQRC के एरिया को हम अगर माइनस कर देंगे तो ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। और ये निकालना, ट्रेपीजियम का एरिया निकालना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि देखो तुम्हें ये Y2 लेंथ है, ये लेंथ पूरी कितनी है बेटा, Y1 है, देख सकते हो। ये पूरी लेंथ कितनी है, Y3 है, आप देख पा रहे हो। अच्छा, ऐसे ही QP की लेंथ, अगर QP के लेंथ की बात करूं मैं, तो कोई बताएगा मुझे QP की लेंथ कितनी होगी? X1 माइनस X2। X1 minus X2. X1 minus Yeah. X2. और PR की लेंथ कितनी होगी? सर X3 X3 minus X3 minus X2. हाँ, X3 माइनस X1 माइनस X1 यस, समझ में आई बात ये, ठीक है। और अगर मैं QR की बात करूं, QR की बात करूं, तब कितना होगा बताओ? सर X3 minus X2. X3 minus X2. X3 माइनस X2। तो आप देख पा रहे हो कि इस ट्रेपीजियम की बात करें, BQPA ट्रेपीजियम की बात करें बच्चों, तो सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगा Y2 प्लस Y1 सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा। और हाइट जो है वो QP है, तो QP तो X2 माइनस X1 है। QP कितना है बेटा, X1 माइनस X2। तो एरिया निकालना बहुत आसान हो गया। ऐसे ही अगर बात करें APRC की बात करें, तो APRC ट्रेपीजियम की बात करेंगे तो उसमें भी एरिया निकालना बहुत आसान होगा, क्योंकि पैरेलल साइड्स हैं Y1 Y3, तो दोनों को ऐड कर देंगे। और X3 माइनस X1 क्या है, उसके हाइट है। और ऐसे ही BQRC ट्रेपीजियम की बात करें तो वो भी बहुत आसान है निकालना, Y2 प्लस Y3, 1/2 इंटू Y2 प्लस Y3, जो फार्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। तो अगर ये सारी बातें को अच्छे तरीके से आपको पता होगा तो आपको समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा होगा। और अगर उसमें दिक्कत है तो आपको समझने में भी दिक्कत हो रही होगी, जहां तक मैं महसूस करता हूँ। तो यही चीज है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की बात करें तो 1/2 इंटू, ये फिगर मैंने क्यों डिलीट कर दिया, इस फिगर को ना थोड़ा नीचे ले आते हैं। देखो ये देखो बेटा, इस फिगर को देखते जाओ, इसके साथ साथ कैलकुलेशन भी देखते जाओ, देखो ध्यान से। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो सम ऑफ दो ये ट्रेपीजियम ABQP APRC को ऐड करके उसमें से BQRC को माइनस करना है। तो ABPQ को जब ऐड करेंगे ना तो BQ प्लस AP आएगा। तो BQ प्लस AP तो आपको पता ही है कितना है, Y2 और Y1 है, तो Y2 प्लस Y1 हो जाएगा, देख सकते हो आप यहाँ पर। और ये डिस्टेंस अभी क्या बोला था मैंने, X1 माइनस X2 था, है ना। तो ये देखो X1 माइनस X2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया का फार्मूला सम ऑफ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हाइट। यही तो होता है ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला। सेम लॉजिक से APRC का भी एरिया निकाला गया है, यही तरीका। और इसको भी ऐसे ही, BQRC को भी ऐसे ही। और इन सबको ना एक तरीके से 1/2 कॉमन लेकर के कैंसल आउट कर देंगे, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ये एक अच्छा सा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये एक अच्छा सा रिजल्ट आ जाएगा जिसको कि आप याद रख सकते हो। तो ये जो रिजल्ट आया हुआ है बेटा, यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। सिंप्लीफाई करके यही रिजल्ट आएगा, 1/2। याद रखना बहुत आसान है, देखो ये होता है फार्मूला, याद रखना बहुत आसान है। कैसे, मैं आपको देखो बताता हूँ, मेरे ख्याल से याद हो जाएगा आपको आसानी से। ऐसे देखो, पहले तो 1/2 लिखना है आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद X1 लिखना है। X1 के बाद देखो कैसे चलता कैसे है, 1 2 3 इस तरीके से क्लॉकवाइज चलना है आपको। जब X1 लोगे तो फिर 2 और 3 लेना है, मतलब Y2 माइनस Y3 लेना है, ठीक है। फिर X2 आएगा, X2 की बारी आएगी, तो 2 के बाद इसी साइकिल में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, यानी क्लॉकवाइज सेंस में चलना है, ठीक है। क्लॉकवाइज सेंस हुआ ना ये, हाँ क्लॉकवाइज। जब X2 लोगे तो Y3 माइनस Y1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब बारी आएगी X3 की, तब क्या लेंगे, जब बारी आएगी X3 की तो क्या आ जाएगा बेटा, यस Y1 माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से फार्मूला आपको, लेकिन फिर से मैं वही बता रहा हूँ, ये ऐसे शॉर्टकट तरीके से याद रखने का कोई सेंस नहीं बनता है। आप इसके ऊपर कम से कम 15-20 क्वेश्चंस करो तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, और उन क्वेश्चंस के थ्रू आप बहुत कुछ और भी सीखोगे। तो प्रैक्टिस करने से ही आपको समझ में आएगी सारी चीजें, और ज़्यादा एडवांस भी, मतलब कह सकते हो उसमें आपको इंसाइट मिलेगा
और भी नई चीजें देखने को मिलेंगी क्वेश्चन के थ्रू। तो क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा से ज्यादा जितना पॉसिबल हो, जितना टाइम निकाल करके आप क्वेश्चंस कर सको, उतना आपके लिए अच्छा है, उतना ही आपके लिए इंटरेस्ट भी आएगा, उतना ही आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो क्या सीखा हमने कि अगर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो 1/2 टाइम्स, है ना, 1/2 x1 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। ये आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। एंड सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब माइनस v लिख दिया, इसका मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी विल टेक magnitude value of this, absolute value of this, magnitude of this, absolute value of it। बात समझ में आई सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। कभी कभी सॉल्व करके ना इसको कैलकुलेट करके हो सकता है वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो लेकिन आपको एरिया पॉजिटिव ही लेना है। ओके बच्चों, तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। खाली फार्मूला अगर आपको याद है, केवल फार्मूला अगर आपको याद है बेटा, तो आप इस एक्सरसाइज को, इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हो। अब इसमें टफ क्वेश्चंस बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है, मतलब टफ क्वेश्चन बनाना बहुत टफ है। इसमें टफ क्वेश्चंस बन नहीं सकते हैं, बड़ा मुश्किल है। सर इसमें ये हो सकता है ना कि यार लाइंस कोलिनियर है तो एरिया 0 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो भी करेंगे। चलो इसका एरिया निकालो तो क्या आएगा। देखो ये x1 है, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। फार्मूला क्या था याद करो। ये पहले तो आप इसको समझो कि ये x1 y1 है, यही आपका 1x1 है, और y1 जो है वो -1 है, यही x2 y2 है, और यही आपका x3 y3 है, ठीक है। फार्मूला होता है एरिया का 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते, तो एरिया लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा। पहले तो इसमें पहचानो कि x1 कौन है भाई, x1 1 है, y2 माइनस, हाँ y2 क्या है देखो ध्यान से, माइनस y3 क्या है, -5. करो सॉल्व करो आगे। 24 आ गया सर सर। 24 है 24। वेरी सर गुड, 24 यूनिट स्क्वायर। हाँ वेरी गुड। तो फिर दूसरा 24 x2 unit जो है, x2 जो है वो क्या है? हाँ क्या कह रहे हो सर ये मेथड थोड़ा लेंदी और टफ नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ये इसलिए तुम्हें लेंदी और टफ लग रहा है क्योंकि तुम्हें इसके अलावा एक और मेथड पता है। सब +1 हो जाएगा। सर फॉर्मूला देख के लग रहा है कैलकुलेशन थोड़ी छोटी है। ठीक है, फिर ऐसे ही x3 है, तो x3 है तो -3 आ जाएगा, और फिर क्या आएगा y1 माइनस y2, तो ये आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, देखो ध्यान से, 6 5 11, और ये क्या हो जाएगा +16, और ये क्या होगा बच्चों 21 +21। ये क्या आ गया देख लो भाई, ये आ सर जाएगा 48। 48/2 मतलब 24 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। यही आंसर होगा इसका, 24 यूनिट स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्लियर है, ये समझ में आया होगा। 2 लाइन का है, कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, एक और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये रहा, इसको करो। सर ये लास्ट टॉपिक है बस। हाँ मतलब एनसीईआरटी के, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से सर एक्स्ट्रा नहीं करेंगे बस? करेंगे। सर लोकस और सेंटर। सर इसमें भी लेकिन एक्स्ट्रा बहुत ही कम है, बस 2 ही टॉपिक एक्स्ट्रा, लोकस और इन सेंटर वाला। बाकी सेंट्रॉइड भी इसमें लास्ट एक्सरसाइज पे दिया हुआ है। Sir 2 square units. सर 2 यूनिट स्क्वायर। वेरी गुड। तो एरिया जो होगा बेटा देखो ध्यान से, ये x1 का मतलब 5, फिर ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो 7 माइनस ऑफ -4 मतलब 7 + 4 हो जाएगा, प्लस x2,
तो ये हो जाएगा y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 का मतलब हो जाएगा ये, और फिर आएगा बारी किसकी 7 की, मतलब ये x3 की, और फिर y1 माइनस y2 है ना, 2 माइनस 7, 2 माइनस 7 कितना होता है बेटा -5 होता है। सॉल्व कर लो इसको, आगे आंसर तो ये आ जाएगा 55 और ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा -35, तो कितना आ गया बच्चों -4/2 यस सर। -2, ठीक है। बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 2 यूनिट स्क्वायर। ये नेगेटिव इसलिए आता है। तो सर यहाँ पे जो है मतलब हमें असल फॉर्मूला में मॉड भी इंक्लूड करना चाहिए ना फिर तो। नहीं, मॉड हम यहाँ पर मॉड लगा सकते हैं, लेकिन मॉड 10th क्लास में इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए नहीं लगाएंगे। सीबीएसई में नहीं लगाएंगे, सीबीएसई में हम यही सेंटेंस लिख करके यहाँ से निकल जाएंगे बच के, ठीक है। वैसे हाँ, मॉड लगाया जा सकता है, बिल्कुल मॉड लगा देंगे। एनसीईआरटी तुम्हारे मॉड्यूल में लिखा होगा उसमें मॉड लगा होगा, मॉड्यूल देख केल्विन का। तो हाँ सर नेगेटिव आता क्यों? नेगेटिव इसलिए आता है क्योंकि तुम जब ये देखो पॉइंट को लोकेट करो, पहले पॉइंट को लोकेट करोगे ना, पॉइंट को लोकेट करके तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज लेना होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव आता है। जैसे 5,2 को तुम लोकेट करोगे तो ये रहा 5,2, ठीक है। और 4,7 को लोकेट करेंगे तो 4,7 यहाँ पर कहीं पर होगा, और 7,-4 यहाँ पर होता है, 7,-4 कहीं पर यहाँ पर होगा, ठीक है। अब तुम क्या करोगे इसमें, देखो ये पॉइंट को तुम कहीं से भी एंटी क्लॉकवाइज लेकर के करो, मतलब x1 y1, देखो अब ये 3 पॉइंट्स जो आ रहे हैं तुम्हारे पास, ये 3 पॉइंट्स जो है ना, तुम कहीं से भी स्टार्ट करो, x1 y1 किसी को भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम अगर एंटी क्लॉकवाइज लेकर के स्टार्ट करोगे, मतलब सपोज तुमने ये x1 y1 इसको लिया हुआ है, और x2 y2 इसको लिया हुआ है, और x3 y3 तुमने मान लो इसको लिया हुआ है, तुम अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ इस तरीके से जाओगे, एरिया निकालोगे, ठीक है। अब एरिया निकालोगे तुम x1 y1 इस तरीके से लेकर के, तो एरिया पॉजिटिव आता है। और जब तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, क्लॉकवाइज जाने का मतलब ये हुआ कि x1 y1 तुम्हें इसको लेना पड़ेगा, ठीक है, और x2 y2 इसको लेना पड़ेगा, और x3 y3 इसको लेना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज गए ना फिर हम, तब तो क्लॉकवाइज गए हैं। ऐसे जाएंगे तो x1 y1 इसको ले लेंगे, x2 y2 इसको ले लेंगे, और x3 y3 इसको लेंगे, तो हमने क्या किया, क्लॉकवाइज हम गए हैं, ठीक है। समझो बात को, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, आई एम सॉरी। जब भी तुम पॉइंट्स को एंटी क्लॉकवाइज लेते हो, जब भी तुम पॉइंट्स को एंटी क्लॉकवाइज लेते हो तो एरिया पॉजिटिव आता है, और क्लॉकवाइज लोगे तो एरिया नेगेटिव आएगा। मतलब ये कि तुम x1 y1 इसको ले लो, ठीक है, और x2 y2 इसको ले लो, और x3 y3 इसको ले लो, तो एरिया नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जाएंगे, ये क्लॉकवाइज कहलाता है, क्लॉकवाइज ऐसे ही होता है। सर ये तो तभी होगा ना जब ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग क्वाड्रेंट्स में हो। बिल्कुल, उससे नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस क्वाड्रेंट में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट्स कहीं पर भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने अगर पॉइंट को तुमने अगर एंटी क्लॉकवाइज करके देखना, ये तुम लोगों के लिए अच्छा एक होमवर्क है, जिसको इंटरेस्ट है वो कर सकता है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो तो कान बंद कर लो अपने, ठीक है। जिसको इंटरेस्ट है वो करके देखना, 3 पॉइंट लोकेट करो कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है, और इन तीनों पॉइंट में तुम एक बार एरिया निकालना इस तरीके से पॉइंट लेते हुए, ठीक है, इस तरीके से जाते हुए, मतलब इसको x1 y1 लेना है, इसको x2 y2 लेना है, और इसको x3 y3 लेना है, और एक बार तुम्हें यही चीज करना है इस तरीके से, है ना, कि इसको तुम्हें x1 लेना है और इसको x2 और इसको x3 लेकर के करना है, इस तरीके से देखना, दोनों में एरिया का साइन चेंज हो जाएगा, करके देखना। ओके सर, ठीक है, यही आंसर है। सर सिर्फ साइन चेंज होगा या वैल्यू भी चेंज हो जाएगी? वैल्यू नहीं चेंज होती है, साइन चेंज होती है। वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी? वैल्यू चेंज होगी तो इसका मतलब कुछ फॉल्ट है, फिर लॉजिक में ही, कॉन्सेप्ट में ही फॉल्ट है। सर सर ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का केवल एक फैक्ट है या फिर इसका कुछ प्रूफ भी है? प्रूफ क्या होता है? चलती है दुनिया में घड़ी ऐसे ही चलती है। ये क्लॉकवाइज कहलाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। ये हमने अपने हिसाब से कन्वीनियंटली बना रखा है। हमें पता है कि जब एक क्लॉकवाइज पे हमेशा, मैं कहता है क्लॉकवाइज से हमेशा नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज से पॉजिटिव है इसका। और इसीलिए ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही थी, ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही थी, मतलब ये चीजें एविडेंट है, तो इसीलिए हमने उसको कहा हुआ एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन के बाद। जीरो ऑल इंडिया रहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए तुम्हें फिर से वही फार्मूला तो वही लगेगा ना बेटा, 1/2 x1। ध्यान से देखो x1 क्या है, x1 ये रहा 1.5 -1.5 सॉरी,
और y2 माइनस y3 क्या होगा बेटा, -2 में से 4 को माइनस करना है, तो -2 में से 4 को माइनस करेंगे तो -2 - 4 हो जाएगा। फिर आएगा x2 की बारी, x2 मतलब 6 की बारी आएगी, y3 माइनस y1, तो 4 में से 3 को माइनस करना है। फिर आएगी बारी, सॉरी माइनस होगा यहाँ पर, ये x3 की बारी आएगी जो कि -3 है पहले से ही, तो ये हो जाएगा बेटा 3 माइनस ऑफ -2, 3 माइनस ऑफ -2, देख पा रहे हो सभी बच्चे, -2 है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। तो यही बेटा आपका एरिया है, इसको सॉल्व करके देख लो और फिर देखो क्या आता है यहाँ पर। ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा अरे 6, और ये आ जाएगा सॉरी 15, ठीक है। तो ये 0/2, तो 0 आ गया, ठीक है, एरिया 0 आ गया। एरिया 0 आ गया तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एरिया जब भी 0 आता है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। ट्राइंगल नहीं बनेगा मतलब एक लाइन सेगमेंट आ जाएगा, है ना। एरिया, हाँ, एरिया ट्राइंगल 0 का इंप्लाइज होता है पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। और पॉइंट्स आर कोलिनियर है तो इसका मतलब होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा, ठीक है। तो डबल एरो लगेगा, दोनों साइड में एरो लगेगा यहाँ पर। एरिया इज 0 दैट इंप्लाइज पॉइंट्स आर कोलिनियर, एंड पॉइंट्स आर कोलिनियर दैट इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। सो ये दोनों साइड में ट्रू है, ये दोनों साइड से ट्रू है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 इफ एंड ओनली इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट इज पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। समझ में आया बेटा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा इसका मतलब ये है पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, पॉइंट्स कोलिनियर होगा इसका मतलब ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। तो यही चीज जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 करके हम कोलिनियरिटी भी प्रूव करते हैं। कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए, टू प्रूव कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, टू प्रूव कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, we may use area is equal to 0 रिजल्ट, ठीक है। इस रिजल्ट को हम यूज कर सकते हैं, एरिया को 0 करके, और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर कोलिनियर प्रूव करना है या चेक करना है तो। ये बात समझ में आई सबको कि 3 पॉइंट को चेक करना है कि कोलिनियर है या नहीं है। तो अब तक हमने क्या किया था, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी करते थे, 2 लाइन सेगमेंट का लेंथ तीसरे लाइन सेगमेंट के बराबर करते थे। लेकिन हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 करके भी चेक कर सकते हैं कि कोलिनियर होंगे या नहीं है। बात समझ में आई बेटा? यस सर। दोबारा समझा। यस सर। एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 करो, ठीक है, तो कोलिनियर हो जाएंगे, यही है, करो ध्यान से सुनो। सर के इक्वल टू 0 आ रहा है। ओके, फॉर कोलिनियरिटी एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by points is equal to 0, ये होना चाहिए, ठीक है। ये लाइन लिख दिया हमने। अब इसके बाद निकालते हैं एरिया, दैट इज, अच्छा 1/2 x1, x1 क्या है बेटा, ध्यान से देखो 2 है, y2 माइनस y3 तो k प्लस 3 हो जाएगा, प्लस x2 y3 माइनस y1, तो आपको पता ही है सारी वैल्यूज रखनी है बस, ठीक है। एफिशिएंसी आपकी तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है। स्पीड आपकी तभी बढ़ेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। और फिर ये 1/2 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ 0 हो जाएगा, और 2 टाइम्स k प्लस 6, ये आ जाएगा 3 3 6 4 जा 24, फिर ये आ जाएगा 6 3 जा 18 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, तो ये आ जाएगा -4k इज इक्वल टू 0, और k की वैल्यू हो जाएगी 0/-4 दैट इज 0। तो k की वैल्यू आ गई बेटा 0 के बराबर। तो यही है, k की वैल्यू जब 0 लेंगे तो ये तीनों ही पॉइंट जो है वो एक लाइन पे आ जाएंगे, एक सीध में आ जाएंगे, है ना, कोलिनियर हो जाएंगे। कोलिनियर होने का मतलब क्या होता है, एक लाइन पे ऊपर लाई कर जाएंगे, ये तीनों पॉइंट्स ऐसे हो जाएंगे, ऐसे, बिल्कुल, ठीक है। और k की वैल्यू 0 के अलावा तुम कुछ और ले लोगे तो ऐसा नहीं होगा, तब कैसा हो जाएगा, ये 2 पॉइंट आएंगे, तीसरा कहीं यहाँ आ जाएगा, चाहे यहाँ आ जाएगा, कहीं पर भी हो सकता है, कोलिनियर नहीं बनेंगे।
बात आई समझ में सबको? यस सर। यस सर। यस सर। आसान। ये टॉपिक बहुत ही आसान था ये वाला। इसमें आप इसमें ज्यादा कुछ हम कर ही नहीं सकते, थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे टफ हो सकते हैं आप देख सकते हो, आपको खुद ही हंसी आ जाएगी कि अच्छा ऐसे टफ करना है क्वेश्चन को। ये देखो क्वेश्चन को टफ कैसे कर सकते हैं हम। क्वाड्रिलेटरल बना देंगे ट्राइंगल की जगह पे। अब क्वाड्रिलेटरल बना देंगे तो उसे फार्मूला तो वही लगना है, बस दो वो ट्राइंगल बना यस। $72 square units. यस, केवल एक डायगोनल बनाना है आपको। एक कोई डायगोनल बना लो, कोई एक डायगोनल बना लो और फिर दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के और फिर ऐड कर दो। ध्यान रहे कि निगेटिव नहीं लेना है, एरिया पॉजिटिव लेना है, एडीबी का भी और बीसीडी का भी। एरिया एडीबी पहले निकाल लेते हैं। तो एरिया एडीबी क्या हो जाएगा 1/2। अब तुम्हें जिसकी जो मर्जी हो, तुम्हें x1 चाहो तो इसको ले सकते हो, तो -5 मान लो तुमने ले लिया, तो y2 - y3 क्या हो जाएगा -10। फिर x2 ले लिया -4 को, तो y3 - 1 क्या हो जाएगा -2। फिर x3 ले लिया ये, तो y1 - y2 तो 12 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 50 माइनस ये कितना था -4 था, अच्छा +8 हो जाएगा ये, और +48। 25 4 29 और 29 और 24 कितना होता है भाई 53। 53 यूनिट स्क्वायर हो गया इसका आंसर, एडीबी का एरिया। अब इसके साथ साथ हम एक बार और क्या करेंगे बेटा, डीबीसी का एरिया निकाल लेते हैं। तो ये भी ऐसे ही निकलेगा फार्मूले से, -4 y2 - y3 मतलब -6 -5 -11। फिर लेंगे -1 तो y3 - y1 तो 5 10 हो जाएगा। फिर लेंगे 4 तो ये आ जाएगा -6 -5 +1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये सीधा सीधा। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, देखो क्या आ जाएगा 44 - 10 + 4 तो ये आ जाएगा 48। 17 2 19। सर यहाँ अगर माइनस में आ गया एरिया तो भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे या माइनस कर देंगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, दोनों एरिया हमने क्या निकाला है यहाँ पर बताओ तो मुझे, क्या निकाला है हमने एरिया एरिया किसका? सर ट्रायंगल्स का पहले निकाला फिर जोड़ के उसको हाँ तो एरिया पहले पहली पहली मेरी बात सुनोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ये माइनस निकल के आ भी गया होता तो क्या हम माइनस में लेते एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी? नो सर। तब 72 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, यही आंसर है। आई बात समझ में सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब सुनो मेरी बात, अब एक्सरसाइज 7.3 जो है ना उसमें कुछ मुझे खास लग नहीं रहा है, तो तुम लोग ये खुद से कर लेना, घर पे ट्राई कर लेना। तो थोड़ा ऊपर करना स्लाइड। मैथ भी करेंगे आज हम लोग 10-15 मिनट। सर आज सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म। वो तो गया खत्म, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब क्या करना है? ये करो दो नहीं क्वेश्चन, सर लोकस और एंड्रॉइड बचाओ। ये करो बेटा। सर फर्स्ट का 2:9। तुमने कर रखा है तुम आंसर मत बताओ।
2 कॉमा माइनस 2 कहाँ पर होगा? यहाँ पर कहीं पर 2 कॉमा माइनस 2 फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 3 कॉमा 7 कहाँ पर होगा? 3 कॉमा 7 कहीं यहाँ पर होगा। और तुम्हें लाइन ड्रॉ करना आता है x को 0 करके और y को 0 करके। एक बार x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 करेंगे, y की वैल्यू 4 हो जाएगी। दैट मीन्स कि यहाँ पर कहीं पर 0,4 एक पॉइंट आ गया। और y की वैल्यू 0 करेंगे, तुम लोगों को याद होगा तो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। तो x की वैल्यू जब 0 करेंगे ना इस इक्वेशन में, x की वैल्यू जब 0 लोगे तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, और जब y की वैल्यू 0 कर दोगे तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, सर 2/9 आंसर। तो ये सर 2:9। सर 2:9 Okay. सर 2:9। देखो ये लाइन हो गया, ये लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2x + y - 4 की लाइन। लाइन पता ही है आपको लाइन कैसे बनती है। और ये हो गया बेटा लाइन सेगमेंट, आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट है दैट इज ये पॉइंट जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये आपको पता करना है। ठीक है, ये आपको पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, लेट द रेशियो बी k:1। k:1 ले लिया हमने रेशियो। तो P का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे निकलेगा बेटा? ध्यान से देखो, K और दूर वाला y कोऑर्डिनेट, सॉरी दूर वाला x कोऑर्डिनेट, तो 3k प्लस 1 इंटू में दूर वाला x कोऑर्डिनेट, तो 1 इंटू 2 2 होता है, अपॉन में k प्लस 1। सिमिलरली k इंटू दूर वाला y कोऑर्डिनेट, तो 7k और -2 अपॉन में k प्लस 1। ये आ गया P का कोऑर्डिनेट। अब ये P जो है ना, ये जो P पॉइंट है, इट लाइज ऑन 2x + y - 4 = 0। इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो आपको याद होगा, अगर 9th क्लास में पढ़ा हुआ है आपने, तो कोई पॉइंट अगर सपोज 2,3 अगर मान लो कि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, x + y ये इस लाइन के ऊपर, तो x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3 रखते थे, सेटिस्फाई करता था, तो a की वैल्यू निकालते थे। याद करो 9th क्लास में करा होगा ऐसा क्वेश्चन। यस सर। हाँ, तो वही चीज यहाँ पर भी है कि x की जगह पे क्या रख देंगे बेटा? x की जगह पे 3k + 2 अपॉन में k + 1, यही तो है x कोऑर्डिनेट। और y की जगह पे क्या रख देंगे बच्चों? 7, ये देखो ध्यान से, = 0 कर देंगे। और इसको आप सॉल्व कर लो। इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा? k + 1 एलसीएम आ जाएगा, 6k + 4 + 7k - 2 - 4k - 4, एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं ना, तो इस तरीके से निकल के आता है आपका सॉल्यूशन। और फिर जब इसको पूरी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास देखो क्या निकल के आएगा, 6k 9k और -2 = 0। क्या मैंने सही निकाला है? यस सर। यस सर। सर k की वैल्यू 2/9 हो जाएगी। ठीक है, यहां से हम सॉल्व कर लेंगे ना। तो इसमें जो मेन बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए थी वो ये कि 2 पॉइंट्स आपको दिया हुआ है। आप देख सकते हो ये 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं बच्चों, ये पॉइंट और ये पॉइंट दिए हुए हैं। अब एक लाइन दिया हुआ है तो लाइन भी हमने ड्रॉ कर दिया। ये लाइन जो है इन दोनों पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बन रही है उसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो वो आपसे पूछा जा रहा है कि किस रेशियो में करेगा। ठीक है, तो वो रेशियो हमने मान लिया k:1 है, k:1 रेशियो मान लिया। अब k:1 रेशियो मानेंगे तो उसके बाद फार्मूले से, सेक्शन फार्मूला जो होता है mx2 + nx1 अपॉन में m + n वाले फार्मूले से। अब कुछ बच्चों को डिफिकल्ट इसलिए लग रहा होगा क्योंकि उसने उस सेक्शन फार्मूले के ऊपर मास्टर ही नहीं किया है अभी। तो उसके ऊपर 10-15 क्वेश्चंस करोगे ना बेटा, तब आके आपको 100% ये समझ में आएगा। वैसे ज्यादातर बच्चों को समझ में आ गया होगा, लेकिन जिनको नहीं आया उनके लिए मैं बता देता हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे टेलीपैथी मतलब फील कर रहा हूं मैं कि कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा। तो ये इसलिए मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि वो बच्चे सेक्शन फार्मूला के ऊपर उनको कमांड नहीं आया है, तो कमांड करना है बेटा। ठीक है, कमांड करना है सेक्शन फार्मूला के ऊपर। तो अब k:1 के फार्मूले से हमने ये p पॉइंट निकाल दिया, लेकिन ये जो p पॉइंट निकला है, ये जो p पॉइंट हमने k के टर्म में निकाल दिया है, ये p पॉइंट जो है वो तो इस लाइन के ऊपर है। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पर लाइन के ऊपर है। अब लाइन के ऊपर है तो x कोऑर्डिनेट की जगह पे ये लाइन की इक्वेशन ये है, और लाइन की इक्वेशन ये है तो उसमें x की जगह पे ये वैल्यू और y की जगह पे जो y कोऑर्डिनेट है वो रखेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। और सेटिस्फाई कर जाएगा तो हमें कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करके k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 2/9 यही आंसर है इसका। ठीक है, तो ये थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन हो गया, इसमें 2-3 चीजें इन्वॉल्व हैं और इसीलिए इसको देखो ऑप्शनल एक्सरसाइज में डाल दिया है। हालांकि उतना टफ नहीं है बट स्टिल ये 2-3 चीजें इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, तो इसीलिए तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। फिर भी सर पूरे चैप्टर का बेस्ट क्वेश्चन तो यही है, कह सकते हैं।
तो सेकंड पार्ट भी हो गया। ओके, सेकंड करो, सेकंड पार्ट करो इसका। सर x + 3y = 7। कोलिनियर है ये, तो अभी अभी किया था हम लोगों ने कि कोलिनियर होने के लिए हम क्या कहते हैं, फोर एरिया कोलिनियर। 0 होना चाहिए। Area is equal to 0. एरिया इज इक्वल टू 0। तो 1/2 इंटू में x y2 - y3 प्लस 1 0 - y प्लस 7 y - 2, ये इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, तो 2x आ जाएगा माइनस y आ जाएगा प्लस 7y - 14 इज इक्वल टू 0। तो रिलेशन आ गया x और y के बीच में कि ये, लेकिन इसमें से चाहे हम तो 2 को कॉमन लेके 0 से डिवाइड कर सकते, मतलब 0 के डिनोमिनेटर में डाल देंगे इसको, है ना। आई होप ये समझ में आया होगा सभी बच्चों को। ये क्वेश्चन तो आसान था आई थिंक, क्या कहते हो? यस सर। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। आ गया समझ में सबको? ये डिलीट कर दें इसको। यस सर। वेरी गुड। ये क्वेश्चन होगा। ये कह रहा है सेंटर का सर्कल, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हो जाएगा। यस, हाँ, डिस्टेंस फार्मूला से करो तो बेटा इसको। रेडियस हमेशा इक्वल होता है। यस, वेरी गुड। अनसाइक्लिक पॉइंट्स हैं तो सारे सर्कमफ्रेंस लागू है। देखो एक ये तीनों पॉइंट जो है ना सर्कल के ऊपर है, इस तरीके से मान लेते हैं। ये पॉइंट है 6, -6, कहीं पर भी ले सकते हो, ऐसा कुछ गारंटी नहीं, फिक्स नहीं है। 3, -7, और ये तीसरा ले लेते हैं 3, 3, और सेंटर ले लेते हैं इसका x, y। तो ये जो डिस्टेंस है OA और OB ये तो बराबर होंगे ना, क्योंकि आपको पता ही है OB OA OC बराबर होते हैं। OA इज इक्वल टू OB होगा, ठीक है। OA का मतलब क्या हुआ, तो OA स्क्वायर फिर OB स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रूट नहीं लिखना चाहता हूँ मैं। तो x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, x - 3 का स्क्वायर प्लस y + 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और ध्यान से देखो क्या हो गया, सही सर, यहाँ तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। तो ये आ जाएगा -20y इज इक्वल टू 40, और y की वैल्यू हो जाएगी -2। y की वैल्यू एक बार में ही आ गई, मतलब ये OA OB को इक्वल करके ही डायरेक्टली y की वैल्यू आ गई। अब आपको x भी तो निकालना है ना, तो x कैसे निकलेगा, तो दूसरी बात ले लो। कैसे भाई, हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि OB जो है वो OC के भी इक्वल होगा, मतलब OB स्क्वायर जो है वो OC स्क्वायर के भी इक्वल होगा। मतलब ये कि हमने x तो y तो पहले ही निकाल लिया है, तो -2 रख देंगे y की जगह पे, ठीक है। y तो निकाल चुके हैं ना, तो OB स्क्वायर का मतलब ये हुआ बेटा x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 7 का स्क्वायर, तो y + 7 हो जाएगा, क्योंकि y माइनस ऑफ माइनस का मतलब y प्लस। और OC स्क्वायर क्या होगा बच्चों, x - 6 का स्क्वायर और प्लस y + 6 का स्क्वायर। अब इसमें खास बात ये है कि आप इसको पूरा मत सॉल्व करो, ये सॉरी ये y को यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा। जब आप y की जगह पे -2 रखोगे ना, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25। और यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 2 जा 12x प्लस y की जगह पे जब बेटा -2 रखोगे तो ये 16 हो जाएगा। और आप जानते ही हो कैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देख सकते हो 12x को इधर लाओगे तो 6x हो जाएगा, तो ये 18 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो x 3 आ गया, y -2 आ गया। देयरफॉर सेंटर क्या हो जाएगा बेटा, सेंटर इज 3, यस 3, -2। आई बात समझ में, कैसे करना होता है समझ में आया। डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। तो डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर जो सबसे टफ क्वेश्चन बनाया जा सकता है वो यही है। ऐसा ही क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि आपको 3 सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स दे देंगे और फिर कहेंगे उसका सेंटर और रेडियस निकालो। अब जब हमने सेंटर निकाल दिया है तो रेडियस तो निकल ही जाएगा,
सेंटर जब हमने निकाल दिया है बेटा 3, -2, तो रेडियस तो क्या होगा, ए से इसका डिस्टेंस निकाल लो 3, -2 का डिस्टेंस फार्मूला से। नहीं समझ लो बात को, किसी भी से, किसी भी पॉइंट से, ये जो ए बी सी दिए हुए ना तीनों में से किसी भी पॉइंट का 3, -2 से डिस्टेंस निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा पता है सबको? 5। यस सर, 5 यूनिट्स। यस 5 यूनिट आंसर आ जाएगा, निकाल लो कहीं से भी निकालो, यही आएगा। सर इजी, इससे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एक्स्ट्रा। बिल्कुल, ये 3 से ये वाला जो है ना लेंगे ना तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 - 3 0 हो जाएगा, तो रेडियस आ जाएगा 5 यूनिट्स। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। मैच कर देंगे। हाँ मैट करते हैं, अब थोड़ी देर ना मैट कर लेते हैं। यस सर, मैच कर हाँ जी सर मैथ में क्या आएगा? क्या कह रहे हो? एक सेकेंड रुक जाओ। ये रहा। हम लोग आज करेंगे डाइस। डाइस तुम लोग को आता है? पता है कैसे करते हैं डाइस? डाइस एंड क्यूब्स? नो सर। सर थोड़ा सा इजी होता है बहुत, सही है। इजी होता है। Okay. सर 7 बचे सर। देखो तो दो तरीके के डाइस होते हैं, दो तरीके के डाइस होते हैं, ठीक है? दो तरीके, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड वाले में ऐसा होता है ना कि जिसमें सम जो है वो 7 आता रहता है इस तरीके से। जैसे मतलब कि किस तरीके से ये ऐसे बनाते हैं ना डाइस। पहले तो एक हेक्सागन बना दो, हेक्सागन बना दो, फिर उसमें इस तरीके से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर लिख दिया मैंने 2, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 3, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 6, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देख सकते हो यहाँ पर किसी कोई भी एडजेसेंट साइड का जो सम है ना, एडजेसेंट फेसेस का जो सम आ रहा है वो 7 नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ये हो सकता है, मतलब उसमें क्या होता है अपोजिट फेसेस का सम, अपोजिट फेसेस का होता है उसमें। यस, अपोजिट फेसेस का सम जो है ना वो 7 होता है, ऐसा होता है स्टैंडर्ड में, लेकिन बिना स्टैंडर्ड वाले में अलग तरीके से होता है। तो पहले तो ये समझो, देखो ये एक देखो ओपन डाइस है, इसको क्या बोलते हैं? ओपन डाइस है, ये ओपन डाइस है। ओपन डाइस में इसमें मेन जो क्वेश्चन आते हैं ना वो अपोजिट वाली चीजें आती हैं, जैसे कि 1 की अपोजिट क्या होता है? 5, ऑल्टरनेट छोड़ करके ये अपोजिट होता है। इसको जब इससे जो तुम इसको क्लोज करके जब बनाओगे ना, डाइस बनाओगे ना, तो 1 के अपोजिट में क्या आएगा? 5 आएगा, और 3 के अपोजिट में क्या आएगा? 6 आएगा, मतलब एक छोड़ करके होता है। एक लाइन में, एक सीध में जो भी नंबर्स होते हैं इस तरीके से, जो भी नंबर होंगे, मतलब 4 नंबर है सपोज, तो इसके अपोजिट में ये नंबर होगा, इसके अपोजिट में ये नंबर होता है, और बाकी जो बच गए हैं वो दोनों आपस में अपोजिट होंगे, मतलब 2 के अपोजिट में 4, 4 के अपोजिट में 2 होगा। ठीक है बेटा, तो ये होती है इसकी प्रॉपर्टी। अब रुको एक मिनट, देखते हैं और भी कई चीजें दिखते हैं। जैसे देखो दूसरा है ये वाला, तो इसमें अगर देखें तो इसमें हम अपोजिट की बात करें तो इसमें अपोजिट की बात क्या हो, कैसे करेंगे? मतलब इसमें कौन किसके अपोजिट है? तो इसमें भी वही बात है, 2 के अपोजिट होगा 4 और 3 के अपोजिट होगा 5, ठीक है? 2 के अपोजिट होगा 4, क्योंकि एक लाइन में है ना, एक लाइन में देख सकते हो इस तरीके से। और बच कौन गए? ये 1 और 6 बच गया, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इस तरीके से जब कोई भी डाइस दिया हुआ है, ओपन डाइस इसको कहते हैं, तो आप समझ सकते हो इस तरीके से होगा। ऐसे ही एक और तरीके का डाइस दे सकता है, देखो ये इस तरीके का डाइस दे दिया, तो इसमें देखो कौन किसके अपोजिट है, आपको देख करके समझ में आ जाएगा। 1 के अपोजिट क्या कौन होगा? 3 होगा, और 4 के अपोजिट कौन? 6 होगा। कौन कौन बच गया? कौन कौन बच गया? 2 5 के 2 5 के अपोजिट हो जाए। यस, समझ में आया? इस तरीके से अपोजिट डाइस, अपोजिट पता करना है कि कौन सा डिजिट किसके अपोजिट है, तो वो इस तरीके से ही काउंट किया जाता है। सर इसमें बस अपोजिट वाले ही आएंगे। हाँ, मतलब ज्यादातर क्वेश्चंस वैसे ही होते हैं, लेकिन आपको तो क्वेश्चन दिखा दिखा के मैं समझाता हूँ ना, देखो मेन जो चीज है वो समझ में आ जाए। क्यूब्स में हाँ ऐसे ही 3 डाइस आते हैं। देखो देखो ध्यान से देखो, अब देखो जैसे कि ये सिचुएशन दिए हुए हैं, ये डाइस की पोजीशन दी हुई है, एक ही डाइस है, उसको उलट पुलट के रखा हुआ है। तो इसमें मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वो रुको एक बात बताता हूँ पहले, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। सर इसमें तो पहले एडजेसेंट साइड से एलिमिनेट करना होता है ना, क्योंकि वो तो ऑपोजिट होंगे नहीं कभी भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, जिसको पता है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है तो मेरे साथ जो सीखो, मैं भी सीख ही रहा हूँ, क्या पता नहीं क्या होता है ये 4 3 2 जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये कहलाते हैं एडजेसेंट फेसेस। एडजेसेंट फेसेस हैं 4 3 2, जो तुम्हें 3 दिख रहे हैं, 3 तो देख ही सकते हो एक बार में।
है ना। 432 क्या कहलाते हैं बेटा, 432 कहलाते हैं एडजेसेंट फेसेस, ठीक है, एडजेसेंट फेसेस कहलाते हैं ये 432। ऐसे ही 1 2 3 भी एडजेसेंट फेसेस कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 4 के एडजेसेंट में 2 3 है, तो जैसे ही एडजेसेंट बोला इसका मतलब साफ साफ है कि भाई अपोजिट में नहीं है 2 और 3। 4 के अपोजिट में कौन नहीं है, 2 और 3 नहीं है। अच्छा, सिमिलरली 4 के अपोजिट में 6 और 2 भी नहीं है, क्योंकि 6 और 2 4 के एडजेसेंट में है ना। एडजेसेंट समझते हो ना। तो 4 जो है 4 के अपोजिट में, 4 के अपोजिट की बात करें, 4 के एडजेसेंट में कौन कौन है, 2 है, 3 है, 6 है, 2 है, देख सकते हो यहाँ से 3 और 5 भी है। तो यहाँ पर 3 2 बार लिखा गया है, तो एक बार हटा देते हैं। 2 भी 2 बार लिखा गया है, तो हटा देते हैं। तो 4 के अपोजिट में 2 नहीं है, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 5 नहीं है, देख पा रहे हो यहाँ से। तो कौन होगा इसके अपोजिट में, 4 के 1 अपोजिट, होगा। 1 होगा, यस। हालांकि इसमें पूछा नहीं गया वो, इसमें पूछा गया है कि 2 के अपोजिट में कौन सा है। तो तुम ये देखो कि 2 के एडजेसेंट में कौन कौन है। 2 के एडजेसेंट में 1 है, देख सकते हो यहाँ से इस फिगर से, ठीक है। 2 के एडजेसेंट में कौन है, 2 के एडजेसेंट में 1 है, 3 है, यहाँ से देख सकते हो 3 और 4 है, मतलब यहाँ से देख सकते हो 6 भी है, ठीक है, देख सकते हो ना यहाँ पर 2 के एडजेसेंट में 6 है, यस। तो 2 के एडजेसेंट में 1 3 4 6 है, तो 2 के अपोजिट में कौन होगा, 5 होगा। समझ में आया ये। तो ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक क्वेश्चन आता है बेटा इससे ना, एक क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 5 भी आ सकता है, वो जब कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वाला आएगा ना तो हो सकता है 5 भी आ जाए, लेकिन ज्यादातर एक क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। ऐसे ही देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये डाइस को ओपन करेंगे ना, ये डाई को जो ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा, सॉरी डाई को ओपन नहीं करेंगे, क्लोज करेंगे, तो मतलब इस डाई को, इस ये जो ओपन डाइस है इसको तुम क्लोज करोगे तो कैसा दिखेगा ये, मतलब चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो यहां से क्या दिख रहा है, सर ए ऑप्शन, सर ऑप्शन ए होगा। यस सर ए। सर ए ऑप्शन है। 1 के अपोजिट में 6 है और 5 के अपोजिट में 3 है, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि इसको कौन जो है वायलेट नहीं कर रहा है, इसको कौन गलत नहीं प्रूव कर रहा है। जैसे देखो 4 के अपोजिट में 2 है, लेकिन 4 के अपोजिट में 2 है, तो बात करें अगर हम, तो 4 के अपोजिट में 2 है, तो ये देखने से तो लग रहा है कि ये सही हो सकता है। ये पक्का सही नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 के अपोजिट में 2 है, ठीक है, तो 4 यहाँ पर तो एडजेसेंट दिखा रखा है, सी ऑप्शन में भी 4 के एडजेसेंट में 2 दिखा रखा है, तो ये सी और डी तो गलत ही हो गया। अब बात करते हैं 135, कहीं 135 की बात करें, तो 135 की जब बात करेंगे बेटा, तो 5 और 3 अपोजिट में है, तो ये भी नहीं होगा। 5 और 3 देखो एडजेसेंट हो रखे हैं यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा, ये होगा। बात आई समझ में, सर फर्स्ट समझ में आई बात, ठीक है। 2 के अपोजिट में 4 है, 2 के अपोजिट में 4 है, 1 के अपोजिट में 6 है और 5 के अपोजिट में 3 है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शंस में ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब जैसे इसमें देखें तो डी ऑप्शन देखेंगे तो इसमें तो भाई 4 के एडजेसेंट में 2 दिखा रखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज 4 के अपोजिट में 2 होना चाहिए था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सेम लॉजिक से सी भी नहीं होगा और सेम लॉजिक से बी भी नहीं होगा, तो ए बच गया, तो ए आंसर पॉसिबल है, ए आंसर होगा। ओके, तो ये जैसे ये नंबर वाला जो सिस्टम है ना, तो ये तो आपको आई थिंक आइडिया लग ही गया होगा किस तरीके से होता है। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं बेटा, बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस, अलग अलग बदल बदल के ना क्वेश्चन आपको दे देंगे, इसमें देख सकते हो। तो अब ये जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, सर ए। यस सर ए। सर्कल होगा। सर ए। सर ए होगा। सर ए होगा। यस सर ए होगा। सर ए सर्कल। हाँ ए सर्कल है, ये सर्कल है, जीरो जैसा दिख रहा है, अच्छा सर्कल है ये। ओके, क्या पूछा गया है, डिवीजन के अपोजिट में कौन सा सिंबल होगा। तो डिवीजन के एडजेसेंट की अगर हम बात करें, तो डिवीजन के एडजेसेंट में इक्वल भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, ट्राइंगल भी है और रेक्टेंगल भी है, यस। ये सारी चीजें हैं डिवीजन के एडजेसेंट में, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो कौन नहीं होगा एडजेसेंट में, तो सर्कल नहीं होगा। वेरी गुड, ए आंसर है। तो आसान है बेटा, ये देख सकते हो आप, आसान है। एक थोड़ा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, देखते हैं एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन।
एक मिनट, अरे ये कौन सी कर रहा है भाई, इतने सारे सी लिख दिए हैं। ए आर्यन त्यागी क्या कर रहे हो, बस टाइम वेस्ट करवा लो बस। सर मजाक कर रहे हैं बच्चे। मजाक करने के लिए आए हो यहाँ पे। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ गया। एनटीएससी आर्काइव से एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लो, ये भी तो किया था, ऐसा ही किया था आई थिंक। हाँ ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा है सर 4 सी ऑप्शन। हाँ, इसमें ऐसे नहीं देखना पड़ेगा कि 4 के 6 के एडजेसेंट में कौन कौन है, इसमें दिख रहा है तो 4 काफी दिख रहा है, ठीक है। तो 4 के एडजेसेंट में अगर हम देखें तो 3 है, 5 है, 2 है ना सर। कैसे कैसे, हाँ बोलो सर मतलब जो डाइस दी जाएंगी हमेशा ऐसा नेसेसरी नहीं होगा कि नॉर्मल होंगे, हमेशा मैनिपुलेटेड होंगी। हाँ पे हो सकता है वो स्टैंडर्ड नहीं हो, कैसा भी हो सकता है वो, ठीक है, कैसा भी हो सकता है वो। तो इसमें अगर हम देखें बच्चों, हाँ इसमें अगर हम देखें तो 5 काफी टाइम दिख रहा है आई थिंक, है ना। इसमें पूछा क्या है, 6 के अपोजिट में कौन है, तो 6 के अपोजिट में कौन है, तो 5 के अपोजिट में आई थिंक 1 होगा नहीं। ड्रॉ करना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ, कैसे कर दिया भाई, आंसर कैसे निकाला तुम लोगों ने। यस सर 6 ऐसा लग रहा है। 5 के अपोजिट में अगर हम देखें तो 5 के एडजेसेंट में कौन कौन है, देखो ध्यान से। 5 के एडजेसेंट में है 3, 6, 5 ऑपोजिट में 1 होगा। 2, सब 1 होगा। अपोजिट में तो 1 हो गया, ठीक है। 5 के अपोजिट में 1 हो गया, ठीक है, 5 के अपोजिट में 1 हो गया क्योंकि 5 के एडजेसेंट में ये सारी वैल्यूज है। ओके, अब 3 की बात करते हैं तो 3 के अपोजिट में, 3 के एडजेसेंट में कौन कौन है, एक तो 4 है, 5 है और फिर 6 भी है और एक भी है, तो इसका मतलब नहीं, हाँ 1 भी है, तो इसका मतलब 3 के अपोजिट में कौन हो गया, 2 हो गया। तो दो बातें आप देख लो, 5 के अपोजिट में 1 है, 3 के अपोजिट में 2 है, तो ऑब्वियसली 6 के अपोजिट में कौन होगा, 4। इस तरीके से मुझे लगता है मैंने निकाला है। आप लोग कोई आसान तरीका समझ में आ रहा तो कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं बेटा कि 5 के एडजेसेंट में ये वैल्यूज हैं, इसका मतलब 5 के अपोजिट में 1 होगा। 3 के एडजेसेंट में ये वैल्यूज हैं, इसका मतलब 3 के अपोजिट में 2 होगा। इसका मतलब अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, 6 के अपोजिट में 4 होगा, बस बात खत्म, यही आंसर है। ये एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे आपको क्या करेगा कि ये बल्क में क्वेश्चन दे देते हैं, तो वो तो और आपके लिए अच्छा है, अगर आपको प्रैक्टिस कर रखी है आपने तो आपके लिए तो ब्रेड एंड बटर हो गया वो आपके लिए। नहीं जैसे देखो ये ये क्वेश्चन दे दिया, ये बल्क में तो इजी टॉपिक्स में आता है, ये बल्क में आ गया, मतलब 5 क्वेश्चन एक साथ दे दिया इन्होंने, ठीक है। एक पैसेज दे दिया और फिर उसके बाद पैसेज दे दिया है ये वाला, इससे डिकोड करो कि कौन किसके अपोजिट में है, कौन किसके एडजेसेंट में है, और उसके बाद जो है क्लियर करो इसको। 5 क्वेश्चन एक साथ है, ये 2 मैंने लिखे हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है बेटा। तो आप देख सकते हो ये आपके लिए एकदम बिल्कुल अच्छी बात हो गई, आसान होगा आपके लिए सॉल्व करना। कभी कभी ऐसा होता है, हर एक साल नहीं होता है ऐसा। सर इसमें भी शायद से 4 हो रही है 6 के सर, क्योंकि 3 के अपोजिट 1 हो जाएगा। ओके 3 क्योंकि 1 इसमें आया नहीं है। 3 के अपोजिट 1 हो गया, फिर सर फिर 5 के अपोजिट 6 होगा। नहीं 5 के अपोजिट 6 तो हो ही नहीं सकता है, देख ही रहो यहाँ पर। 6 के एडजेसेंट में कौन कौन है, 6 के एडजेसेंट में है 2, 3, 5, 2, 3, 5 है 6 के एडजेसेंट में। हाँ 5 है। हाँ लेकिन सॉरी सर 5 का एडजेसेंट 2 हो जाएगा। 5 के एडजेसेंट 2 होगा। 5 के अपोजिट 2 है, 5 के अपोजिट 2 है। 5 के एडजेसेंट में कौन कौन है, ध्यान से देखो तो। सर 5 के एडजेसेंट में सर 5 के एडजेसेंट है 4, 3, 6 4, 3, 6 है, और सर 1 के हो जाएगा तो 5 आएगा आंसर सी, फर्स्ट का सी है। 1 कैसे हो जाएगा बेटा, 1 कैसे हो जाएगा? 1 क्योंकि सर वो 3 तो उसके सर 1 तो 6 का अपोजिट पहले से
1 तो 3 का ऑलरेडी सर वो 3 का अपोजिट पहले से ही है ना। ऑलरेडी है, तो फिर इसका भी तो एडजेसेंट में ही काउंट करेंगे हम। ओके 3 के अपोजिट कौन था? 3 के अपोजिट कौन था? 3 के अपोजिट है 1 3 के अपोजिट 1 था, है ना? 3 के अपोजिट 1 था, यस यस यस। 3 के अपोजिट 1 था, एडजेसेंट ही होगा 1। 5 के सर 5 के अपोजिट जब तो 1 होगा 5 के अपोजिट 2 होगा ना फिर? नहीं सर, मैं तो Yes, sir. 5 के एडजेसेंट 1 के थी। नहीं सुनो मेरी बात सुनो। अगर तुम देखो एक सेकंड के लिए कि 3 के, पहले 3 की बात करते हैं। 3 के एडजेसेंट में कौन कौन है? 3 के एडजेसेंट में है 2 और फिर 4 भी है, फिर 5 भी है, फिर 6 भी है, ठीक है? इसका मतलब हुआ कि 3 के अपोजिट में कौन होगा बेटा? 3 के अपोजिट में 1 होगा। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है? अब बात करते हैं 6 की। तो 6 के एडजेसेंट में देखो कौन कौन है। एडजेसेंट में देखो कौन कौन है, 2 है, फिर 3 है, और 6 के एडजेसेंट में 5 भी है, ठीक है? समझ में आया? और 3 के अपोजिट में है 1, तो 3 के अपोजिट में 1 है, तो 6 के अपोजिट में फिर क्या होना चाहिए? 6 के अपोजिट 4 होना चाहिए, और कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि 3 के अपोजिट में 1 है, तो 6 के अपोजिट में तो 1 नहीं हो सकता है ना। 6 के अपोजिट में फिर ये 2 3 4 5 भी नहीं हो सकता, तो 4 होगा। अब बात करते हैं 2 की। तो 2 की बात करें अगर हम, तो 2 के अपोजिट में क्या होगा? हमारे पास कोई चॉइस बची नहीं गया भाई। जब ये दो चीजें आ ही चुकी हैं, तो हमारे पास 2 ही नंबर्स बचे हैं, वो कौन कौन है? 2 और 5 है। तो 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। यस, सी आंसर है। ठीक है, और तो सेकंड का 1 होगा। हाँ, और 3 के अपोजिट हुआ। ये फिगर 1 में कह रहा है कि बॉटम में कौन है, मतलब 3 के अपोजिट में कौन है, तो 1 होगा। बिल्कुल सही बात है। ये 3 के नीचे होगा ना, ये 3 है टॉप पे, तो बॉटम में तो उसके अपोजिट वाला नंबर होगा, तो 3 के अपोजिट में 1 है, तो ये 1 आ गया। तो देख रहे हो बेटा, मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग कर लो, तो थोड़ा सा नहीं, मैं तो कहता हूँ जो बच्चा सिंसियरली एनटीएससी के लिए तैयारी कर रहा है, वो तो पूरी ताकत लगा दो, कुछ भी मत छोड़ो, ठीक है? 100% के लिए टारगेट लेकर के चलो। उससे कहीं पे आप नीचे जाओगे तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। 100% टारगेट लेकर के चलोगे तो 90% 95% के आसपास आओगे, और उतना ही कट ऑफ होता है। वो कट ऑफ होता है, वो सिलेक्शन की गारंटी नहीं होती है, कट ऑफ होता है। वो 90% 92% तो कट ऑफ है उसका। तो इस बात को ध्यान रख करके आपको प्रैक्टिस करनी है। आई होप ये क्लियर है बेटा, सभी को समझ में आया होगा। यस सर। यस सर। अरे इतना जल्दी टाइम निकल गया, ठीक है? तो अब हम लोग मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। यस सर। कितने बच्चे बचे हैं? चले गए सारे बच्चे? 48 जा चुके हैं बच्चे। चलो अगली क्लास में अगली क्लास में एक बार और देखते हैं, ठीक है? सर अगली क्लास में 20 मिनट का होगा। अरे यस सर। कोऑर्डिनेट खत्म ही कर दूं ना, 20-30 मिनट एक्स्ट्रा लेके। तो सर अगली क्लास में आप लोग अगली क्लास में करते हैं। अब ये नहीं, बाकी बच्चे जा चुके हैं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट। अरे ये क्लास में बताया था, पिछली क्लास में बेटा, पिछली क्लास में क्वेश्चन बताया था आदित्य वर्मा, पिछली क्लास में बताया था, देख लेना एक बार। और कोई डाउट है किसी को? सर 20 मिनट एक्स्ट्रा नहीं होंगे आज? नहीं, बच्चे जा चुके, देखो बच्चे चले गए, सब छोड़ के जा रहे हैं, देख रहे हो नहीं? वो एक एक करके बच्चे जा रहे हैं, आधे ज्यादा बच्चे। बीएससी की तैयारी कर रहे हो? ठीक है, अगली क्लास में मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई जिसको जाना है जाओ, मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? तो फिर तुम लोग कंटिन्यू रखूंगा, ऐसे मैं नहीं कर सकता। मैसेज में लिखवा दीजिएगा कि एनडीएससी। नहीं, मैसेज में नहीं, मैं क्लास के स्टार्टिंग में अनाउंस कर दूंगा, मैं क्लास के स्टार्टिंग में अनाउंस कर दूंगा। ओके सर। ओके सर। हाय सर। ओके सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बाय सर। शुभ रात्रि सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।